वेलकम टू माई सर क्लासेस। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। तो आज जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है कंपैरिजन के बेस पे कि कंपैरिजन के बेस पे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सीखना ज़रूरी है कि कंपैरिजन होता है क्या है। कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन जो होता है वो कंपेयर करने के लिए आता है। ध्यान रखिए इस चीज़ को। कंपेयर किस चीज़ के लिए आता है? टू कंपेयर। हिंदी में बोले तो तुलना करना। अगर हम दो चीज़ों के अंदर, दो सब्जेक्ट्स के अंदर या दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर, दो पर्सन्स के अंदर कंपेयर करते हैं तो वो दोनों चीज़ें क्वालिटी में या फिर एक ही बेसिस के ऊपर होने चाहिए। उनकी कैटेगरी एक होनी चाहिए कि अगर उनके बेस अलग हैं, कैटेगरी अलग हैं और उनको आपस में अगर कंपेयर करोगे तो वो हमारे लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे अगर हम किसी भी टीचर को कंपेयर करेंगे तो वो टीचर से ही कंपेयर किया जाएगा, न कि किसी स्टूडेंट से। स्टूडेंट से टीचर को कंपेयर नहीं किया जा सकता। ध्यान रखें। इस मार्कर को अगर कंपैरिजन करना है तो इस डस्टर से कंपेयर करेंगे तो वो रेट के बेसिस पे कंपेयर हो सकता है कि ये कितने रुपए का, ये कितने रुपए का। ऐसा नहीं होगा कि ये अच्छा लिखता है, ये बुरा लिखता है। तो इनके काम अलग अलग ही, इनकी कैटेगरी अलग हैं, इनके सब्सटेंस अलग हैं। तो ध्यान रखें कि तुलना जो है वो दो सब्सटेंस, दो चीज़ों के अंदर, दो सब्जेक्ट्स के अंदर यूज की जाती है। तो उनकी जो कैटेगरी है, उनका जो बेस है वो आपका सेम होना चाहिए। जो क्राइटेरिया आप ले रहे हो वो सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं दूं कि अगर कंपेयर हमको करना है तो आप दो सब्जेक्ट्स के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। ध्यान रखें। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। ध्यान रखें। ठीक है, दो लिविंग बींग्स या जो भी है। तो ध्यान रखें, पहला जो पॉइंट हम करने वाले हैं कि जब भी हम कंपेयर करते हैं तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से ही पॉसिबल है। कभी भी ऐसा कंपैरिजन नहीं होगा। ध्यान रखें, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन या ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन, ये जो पॉइंट्स है आपका, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आपको कंपेयर करना है तो कंपेयर करें आप दो सब्जेक्ट्स को या दो ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है ये पहचान करना है कि कौन सा सब्जेक्ट है या कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो जो शुरुआत में वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं वो इस पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। ध्यान दें, अगर मैंने सेंटेंस लिखा ही इज स्मार्टर देन मी, एक सेंटेंस लिखा है ही इज स्मार्टर देन मी, तो क्या ये सेंटेंस सही है, गलत है? तो आपको इस सेंटेंस में देखना है कि ही जो है वो क्या है, स्मार्ट है। तो आपने एक बेस लिया है। क्या बेस लिया है? स्मार्ट। एक क्वालिटी ली है जिनमें आप कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर का जो बेसिक फंडा है, ध्यान रखें कि आप देन प्रीपोजिशन जो होते, देन जो है वो एक कंपैरेटिव कंजक्शन होता है। क्या होता है? कंपैरेटिव कंजक्शन होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। कंजक्शन जो होते हैं वो दो चीज़ों को जोड़ते हैं, दो सेम कैटेगरी वाली चीज़ों को जोड़ते हैं। तो कंजक्शन प्लस में कंपैरेटिव, मतलब ये कंपेयर कर रहा है और ऊपर से कंजक्शन है। तो कंजक्शन आपका दो सेम चीज़ों को जोड़ेगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ही आपका एक सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। और मी जो है वो आपका एक है ऑब्जेक्ट है। जैसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करूं तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है कि आई सब्जेक्टिव केस होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। वी सब्जेक्ट होता है लेकिन अ से ऑब्जेक्टिव केस होता है। यू के केस में यू सब्जेक्ट और यू ही ऑब्जेक्ट होता है। ही के केस में ही सब्जेक्ट होता है, ही में ऑब्जेक्ट होता है। सी सब्जेक्ट होता है, हर ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे ही इट का केस सेम होता है, इट का इट ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन दे का क्या होता है? दे का देम। ठीक है, प्रोनाउन की बात अगर ये की जाए तो यहाँ पर नाउन की अगर मैं बात करूँ तो राम का जो है वो राम ही सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। ध्यान रखना आप, नाउन जो है वो अपने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम रखते हैं। लेकिन
प्रोनाउन अपने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग रखते हैं। जैसे कि आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, दे का देम होता है, राम का राम होता है। दो ही प्रोनाउन ऐसे हैं यू और इट जिनके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम रहते हैं, तो इनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। पहले आप ये क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर जो कंपेयर किया गया है वो क्या है, ही इज स्मार्टर देन मी, मतलब ही को कंपेयर किया गया, किससे किया गया, मी से। अब ही एक सब्जेक्ट है और मी आपका ऑब्जेक्ट है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर सब्जेक्ट का कंपैरिजन करने जाओगे आप तो आपको सब्जेक्ट के साथ ही करना पड़ेगा, और सब्जेक्ट क्या है, आई। तो ये जो मी है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आई हो जाएगा। तो कंपेयर करना अगर है तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। तुलना करने के लिए आपको दो ग्रुप या दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, या दो सब्सटेंस या दो सब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, और उनका बेस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। उनका जो बेस है दोनों का वो सेम होना चाहिए, ठीक है, तब आप कंपेयर कर पाएंगे एक और दूसरी चीज़ से, एक का दूसरी चीज़ से कंपेयर कर पाएंगे। जैसे सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होता है। आज हम इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए मैं अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, he earns more than I am, बताएं, ठीक है, he earns more than I am। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ही जो है वो ज़्यादा कमाता है, किससे ज़्यादा कमाता है, आई से या मी से। तो ही सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा, सब्जेक्ट से ही होगा। तो आई आपका सब्जेक्ट है और ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो मी यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ठीक कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट टू कैसे, आई ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं कि जैसे मान लो क्वेश्चन आया कि भाई आई नो हिम मोर देन सी या हर। अब इस क्वेश्चन को अगर देखें आप तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, आई नो हिम मोर देन, ये कह रहा है कंपेयर किया मोर देन, सी आपका एक सब्जेक्ट है, हर आपका एक ऑब्जेक्ट है। आई जानता है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और किसको जानता है आई, हिम को जानता है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ध्यान दें, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये कंपेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव कंजक्शन देन का यूज हुआ है, और देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री मोर भी आई है। तो आई जानता है उसको ज़्यादा, किससे, सी से या हर से। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आई जो है वो ही को जानता है, ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो ध्यान वाले देने वाली बात यह है कि क्या मैं सी का कंपेयर करूं आई के साथ। अगर मैं आई के साथ कंपेयर करने जाऊंगा तो सी का ही कंपेयर होगा, क्योंकि आई एक सब्जेक्ट है तो सी सब्जेक्ट है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि भाई अगर मैं हिम का कंपेयर करूं और हर से करूं यहाँ पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट का कंपेयर ऑब्जेक्ट से होगा, सब्जेक्ट का कंपेयर सब्जेक्ट से यूज होगा। तो इन दोनों स्टेटमेंट में आपको क्या देखना है, ध्यान दें, क्या ये दोनों स्टेटमेंट मीनिंगफुल हैं, क्या इन दोनों मतलब दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग सेम आ रहा है या अलग आ रहा है, उस मीनिंग पे ये स्टेटमेंट आपकी सही रहेगी या नहीं रहेगी। तो देखो अगर मैं आई और सी का कंपेयर करूँ, ध्यान से सुनो, आई और सी के बीच में मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो आई भी ही को जानता है, सी भी ही को जानती है। आई लगभग 1 ईयर से जानता है और सी लगभग आपका 6 मंथ से जानता है। तो आई को ज़्यादा हो गया उसको जानते हुए और सी को कम हुआ है। तो आई ज़्यादा जानता है ही को, सी कम जानती है। तो यहाँ पर मैं कंपेयर कर सकता हूँ और इसकी ये हिंदी आपकी बिल्कुल सही रहेगी कि आई ही को सी से ज़्यादा जानता है, मतलब ही को सी से ज़्यादा जानता है। यानी आई 1 साल हो गया है ही को जानते हुए, सी को 6 महीने हुए हैं
जानते हुए। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से मीनिंग लेके जाऊं तो आई हिम को भी जानता है और आई हर को भी जानता है, लेकिन आई हिम को 1 ईयर से जानता है और आई सी को 6 मंथ से जानता है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं हिंदी आपके ऐसे लूं कि मैं उसको हर से ज़्यादा जानता हूँ, यानी कि मैं दोनों को जानता हूँ, मैं ही को भी जानता हूँ और मैं सी को भी जानता हूँ। मतलब मैं हिम को भी जानता हूँ, मैं हर को भी जानता हूँ, लेकिन हिम को ज़्यादा जानता हूँ और हर को कम जानता हूँ। मतलब हिम जो है मेरी लाइफ में पहले आया था और हर मेरी लाइफ में बाद में आई है। तो ये आपका मीनिंग भी बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट का कंपेयर सब्जेक्ट से कर सकता हूँ, बिल्कुल सही है, कर सकता हूँ, तो वहाँ पर सी बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का कंपेयर ऑब्जेक्ट से भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हर भी सही रहेगा। इस सेंटेंस के अंदर ध्यान दें, सी और हर दोनों आ सकते हैं, यही बात मैंने आपको सिखानी थी। तो आपको सीखना ये है कि जब कंपेयर किया जाता है तो कंपेयर किसका किसके साथ हो रहा है, ये मेन पॉइंट है, इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और आपको करवा रहा हूं ऐसा ही। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि आई नो इंग्लिश मोर देन सी आर। अब अगर इस सेंटेंस के अंदर देखा जाए तो इस सेंटेंस में क्या कहा गया है कि आई जानता है, किसको जानता है, इंग्लिश। ऑब्जेक्ट तो इधर भी है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई जो है वो इंग्लिश को भी जानता है, आई जो है वो हर को भी जानता है। तो क्या मैं इंग्लिश और हर के बीच में कंपेयर कर सकता हूं? पहली बात देखो, सब्जेक्ट का कंपेयर लॉजिकल है, ये पॉसिबल है, सब्जेक्ट का कंपेयर पॉसिबल है, तो सी तो जो है बिल्कुल सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता लगाना है क्या हर उसकी तरह ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। अब मैंने वीडियो के शुरुआत में क्या बोला था आपको, मैंने एक ही बात बोली थी कि जब भी आप दो चीज़ों के अंदर कंपेयर करो तो उन दोनों चीज़ों का बेस और उन दोनों चीज़ों की कैटेगरी आपको चेक कर लेनी है कि सेम है कि नहीं है। तो इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है, लेकिन हर जो है वो एक पर्सन है। क्या है? हर जो है वो एक लेडी है। तो यहाँ पर एक लेडी का और एक लैंग्वेज का कोई मेल नहीं होता है, कोई कंपेयर नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें कि यहाँ पर ये जो कंपेयर है ये बिल्कुल इलॉजिकल कंपेयर है, ये आपका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। यहाँ पे केवल सी का यूज़ होगा और यहाँ पर आप सी और हर दोनों का यूज़ कर सकते हैं। मैं एक और सेंटेंस आपको ले रहा हूँ आपके लिए। देखो, अगर सेंटेंस ऐसा आ जाए, इंग्लिश honks me more than CR. English honks me more than C या हर। अब इस सेंटेंस को देख के बताओ आपको कि सी आएगा या हर आएगा। तो इस सेंटेंस को जल्दी से आप देख के बताएं। इंग्लिश honks me more than सी और हर। देखो, अब इंग्लिश यहां पर सब्जेक्ट, मी यहां पर ऑब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है और हर क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब मैं अगर कंपेयर करने जाऊं, ध्यान दो, अगर मैं कंपेयर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से करूं या ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से करूं तो क्या चीज़ रहेगी? सब्जेक्ट का कंपैरिजन अगर मैंने सब्जेक्ट से किया तो एक बार देखें, अगर इंग्लिश और सी के बीच में मैं कंपेयर करूं और बीच में मैं रख लूं अपने आप को, तो इंग्लिश होंग्स का मतलब डराना, इंग्लिश भी मुझे डराती है और सी भी मुझे डराती है, लेकिन इंग्लिश ज़्यादा डराती है, सी कम डराती है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ध्यान रखो कि इंग्लिश और सी का कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी कैटेगरी एक नहीं है। जैसे ये तीसरे सेंटेंस में हमने देखा था कि यहाँ पर इंग्लिश ऑब्जेक्ट थी, इसलिए ऑब्जेक्ट से कंपेयर मैं कर ही नहीं पा रहा था, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कर दिया। यहाँ पर मैं सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से नहीं कर पाऊंगा, ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि कैटेगरी अलग अलग है, लेकिन ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से बिल्कुल पॉसिबल है। इंग्लिश से डर मी को भी लगता है और हर को भी लगता है, लेकिन मेरे को ज़्यादा लगता है, मी को ज़्यादा लगता है हर की बजाय, दोनों में कंपेयर हो जाएगा। मतलब इंग्लिश मुझे भी नहीं आती और इंग्लिश हर को भी नहीं आती, लेकिन मुझे थोड़ी ज़्यादा नहीं आती है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसके ऊपर हम चलते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम के अंदर आते हैं कि आपको कोई रूल नहीं रटना है कि देन के बाद हमेशा सब्जेक्ट टू केस आएगा, देन के बाद
सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्टिव दोनों आ सकते हैं, देन के बाद केवल सब्जेक्ट टू केस भी आ सकता है और केवल ऑब्जेक्टिव केस भी आ सकता है। आपको सिर्फ सेंटेंस में देखना है कि आप कंपेयर कर किस चीज़ का रहे हो, कौन से चीज़ का, कौन से सब्जेक्ट का कंपेयर कर रहे हो या ऑब्जेक्ट का कंपेयर कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, उनकी कैटेगरी क्या, उनके बेसिस क्या है। तो उन बेसिस के ऊपर क्या है कि आप कंपेयर बिल्कुल ईजिली कर सकते हो। बस ध्यान रखने वाली बात यही है कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपेयर होगा। अभी तक की वीडियो के लिए सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो सेंटेंस है, ही फाइंड्स इंग्लिश मूवीज मोर इंटरेस्टिंग देन यू। जल्दी से इस सेंटेंस को देख के बताएं कि इस सेंटेंस के अंदर एरर क्या है। जल्दी से आप देखो। इस सेंटेंस में बोला गया कि ही फाइंड्स इंग्लिश मूवीज मोर इंटरेस्टिंग देन यू। ठीक है, देखो गलती क्या है इसके अंदर। अब आपको पता चल गया होगा कि यहां पर कंपेयर कर किसका रहे हो। आप किसका कंपेयर कर रहे हो, जल्दी से बता दो मेरे को, किसका कंपेयर कर रहे हो। बिल्कुल सही है, आप कंपेयर कर रहे हो ही का। ही जो है वो आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश मूवीज आपका ऑब्जेक्ट है। उसने पाया कि इंग्लिश मूवीज को कैसा ज़्यादा इंटरेस्टिंग, किससे, यू से। अब यू से कंपेयर अगर आप करोगे तो क्या इंग्लिश मूवीज को आप कंपेयर कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ये इलॉजिकल है। तो क्या आप सब्जेक्ट का कंपैरिजन कर पाओगे? सब्जेक्ट का कंपैरिजन बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऐसा हो सकता है कि देखो ये कह रहा है कि ही को भी इंग्लिश मूवी अच्छी लगती है और यू को भी लगती है, लेकिन ही को ज़्यादा लगती है। मतलब ही का इंटरेस्ट इंग्लिश मूवीज़ के अंदर ज़्यादा है मतलब बजाय तुम्हारे। यानी कि तुम्हारा भी इंटरेस्ट है इंग्लिश मूवीज़ में और ही का भी इंटरेस्ट है, तो ही का थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट है यू की बजाय। अब यू यहाँ पर कंफर्म हो गया है कि सब्जेक्ट का ही कंपेयर हो रहा है। किसका कंपेयर हो रहा है? सब्जेक्ट का। अब मेरे को सिर्फ इतना सा जवाब दे दो आप, क्या यू यहाँ पर सब्जेक्ट टू केस के अंदर है? फिर से देखो यहाँ पे आ जाओ आप। आपको समझना ये है कि यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस आपका बिल्कुल सेम होता है। क्या होता है? यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में बिल्कुल सेम होता है। तो वहाँ पर आपको इतना पता लग चुका है कि वहाँ पर सब्जेक्टिव केस आएगा। कौन सा केस आएगा? सब्जेक्टिव केस। लेकिन अब आपको यहाँ पर कंफर्म करना है, अगले को समझाना है कि वो सब्जेक्टिव केस ही है कि नहीं है। अगर किसी ने इसको ऑब्जेक्टिव केस मान लिया तो आप मेरे को ये बताओ कि क्या आप यू को सब्जेक्ट या यू को ऑब्जेक्ट प्रूफ करने में कैपेबल हो? अगर कोई बंदा वो उसको ऑब्जेक्ट बोल दे तो क्या आप उसको समझा सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट नहीं है? यहाँ से आप समझा सकते हैं, लेकिन लिखित रूप में रिटर्न के अंदर जो एग्ज़ाम के अंदर एरर आती हैं वो ऐसी एरर आती हैं, ध्यान दें, कि यू से हमको नहीं पता चलेगा कि वो सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। आपको रिटर्न में बताना पड़ेगा कि भाई जो आपका रीडर है उसको बताना पड़ेगा कि वो सब्जेक्टिव केस है। अगर रीडर ने गलती से उसको ऑब्जेक्टिव केस मान लिया तो आपके स्टेटमेंट के मीनिंग बदल जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप कंफर्म करो कि सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है। आना सब्जेक्टिव केस है ये बिल्कुल पता चल गया, लेकिन क्या वो सब्जेक्टिव केस है कि नहीं है उस चीज़ को आपको कंफर्म करना है। तो वो ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है, वो सब्जेक्टिव केस भी, लेकिन मेरे को उसको कंफर्म कैसे करना है? सब्जेक्टिव केस कंफर्म करना है। तो कैसे करेंगे? तो अगर मैं सब्जेक्ट के साथ कोई वर्ब लगा देता हूँ तो एक बात ध्यान रखें, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है, ऑब्जेक्ट के बाद कभी भी कोई वर्ब नहीं आती है। वर्ब का रिस्पॉन्स होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आती है? सब्जेक्ट का इम्पैक्ट पड़ता है वर्ब पे। अगर कोई भी वर्ब लगा देते, कोई भी नहीं मतलब है, यहाँ से आपको पता लगाना पड़ेगा कि फाइंड्स जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसएईएस है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसएईएस का यूज होता है। किस चीज़ का यूज होता है?
ऐसे ही इसका, तो उसके अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, डू या डज। तो मैं अगर यू को यहाँ से काट के यू डू लगा दूँ देन के बाद, देन यू डू, अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो ध्यान दें आप इस बात पे, यू डू लगाते ही ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब बन गया, इसको अब मैं ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकता, ये कंफर्म हो गया। तो आपका जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा। तो जो पहला सेंटेंस मैंने आपको दिया था वो क्या था, ही इज स्मार्टर देन आई। अब ध्यान दें, आई सब्जेक्टिव केस है और आई को सब्जेक्टिव केस से प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट है कि आई एक आपका सब्जेक्टिव केस है, ध्यान रखें, ठीक है। उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लगा भी देते हैं तो वो भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ आप हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह लगा सकते हैं। ध्यान दें, यहाँ पे इज जमार है तो इज जमार ही लगाना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो डू और डज लगाना पड़ेगा, हैज़ हेल्पिंग वर्ब होती तो हैज़ ही लगाना होता वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो हो जाएंगे आपका। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस तरीके का। देखो, हिंदी लैंग्वेज इज मोर appealing than English। हिंदी लैंग्वेज इज मोर अपीलिंग देन इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश जो भी है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो क्या देखेंगे, सेंटेंस में एरर क्या है। तो इस सेंटेंस में आपको देन के बाद क्या यूज़ किया हुआ है, देन के बाद इंग्लिश यूज़ किया हुआ है, और इंग्लिश आपकी एक नाउन है, क्या है, नाउन है। और अभी अभी मैंने बताया कि जो नाउन है उनका सब्जेक्टिव केस और उनका ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं। क्या होते हैं, जैसे राम का राम ही होता है, तो इंग्लिश एक सब्जेक्टिव केस भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव केस, दोनों केस हैं, ठीक है। नाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों के बिल्कुल सेम होते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश लैंग्वेज इज मोर अपीलिंग देन इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि इंग्लिश आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है और इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और यहाँ पर कन्फर्मली आपको पता है कि आपका जो कंपेयर हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, सब्जेक्ट के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है, सब्जेक्ट के साथ हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या इंग्लिश को अकेला छोड़ सकता हूँ, या फिर मेरे को भी इंग्लिश इज करना पड़ेगा। देखो, आपका जो लैंग्वेज है वो आपका एक फैक्ट, मतलब एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है। उस लैंग्वेज को बोल सकते हैं कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो बहुत मीनिंगफुल लैंग्वेज है और अच्छी लैंग्वेज है। ध्यान रखें, इंग्लिश लैंग्वेज क्या नाम है, हिंदी लैंग्वेज इज मोर अपीलिंग देन इंग्लिश इज। तो आप इंग्लिश के साथ अगर इज लगा देते हैं तो ध्यान रखें, इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपकी क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो जाएगी। तो ये आपका बिल्कुल सही है, लेकिन क्या मैं इंग्लिश को अकेला छोड़ सकता था वहाँ पे। तो देखो, इस सेंटेंस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। और ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये सब्जेक्ट है और वो भी सब्जेक्ट होगा। तो आप यहाँ पर इसको अकेला छोड़ सकते हैं, लेकिन मोर इंटरेस्टिंग या ज़्यादा जो प्रेफरेंसेस आती हैं वो इस सेंटेंसेस के आएंगे। तो आपको जो ये ज़्यादातर यूज़ किया हुआ मिलेगा वो मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज इज मोर अपीलिंग देन इंग्लिश इज, ठीक है, इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। एक सेंटेंस और कर लेते हैं ऐसा। प्लीज ऑफर दिस सीट टू समवन who needs it more than
यू। जैसे आप मेट्रो वगैरह में सफ़र करते हैं, बहुत सफ़र करते हैं, तो उनके अंदर एक मतलब उनके अंदर भी लिखा हुआ आता है स्क्रीन के ऊपर, या फिर अनाउंसमेंट होती है कि प्लीज़ ऑफर दिस सीट टू समवन हु नीड्स इट मोर देन यू। तो अगर उसमें आपने ध्यान से सुना है तो ध्यान रखें, इस सेंटेंस में बोला गया है कि प्लीज़ ऑफर दिस सीट, कृपया करके इस सीट को ऑफर करो, टू समवन, किसी को, किसी न किसी को। लेकिन किसको? देखो हु जो है वो समवन के लिए, समवन नीड्स इट, इट मतलब सीट को, ठीक है, उस आदमी को जिसको ज़रूरत है ज़्यादा, जिसको इसकी मतलब सीट की ज़्यादा ज़रूरत है, किससे? तुमसे। अब तुम्हारा जो कंपेयर किया गया वो किससे किया गया है? समवन से। किससे किया गया? समवन से। कोई पर्सन है जिसको इस सीट की ज़्यादा ज़रूरत है तुमसे, मतलब तुमको भी ज़रूरत है और उसको भी ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन उसको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप प्लीज़ ये सीट जो है वो उसको ऑफ़र कर दें। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट है वो कई बार अनाउंस होती है आपकी मेट्रो वगैरह के अंदर या कहीं पर जगह पे होती है। तो यहाँ पर जो कंपेयर कर रहे हैं वो आप एक सब्जेक्ट का कंपेयर कर रहे हैं। किसका कंपेयर कर रहे हैं? सब्जेक्ट का कंपेयर कर रहे हैं। हु एक सब्जेक्ट है जो कि किसके रिलेटिवली यूज हुआ है? एक रिलेटिव प्रोनाउन जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है समवन के लिए, तो रिलेटिवली यूज हुआ है समवन के लिए, ठीक है। तो हु आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये भी सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही पॉसिबल है। लेकिन अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि यू का हमको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, दोनों हो सकते हैं। तो यू को सब्जेक्ट प्रूफ करने के लिए आप उसके साथ क्या वर्ब यूज कर दें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे गेस है तो डू या डज आपकी हेल्पिंग वर्ब रह जाएगी। तो क्वेश्चन बन जाएगा प्लीज ऑफर दिस सीट टू समवन हु नीड्स इट मोर देन यू डू, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो होते हैं कंपैरिजन बेस पे, कि आप कंपेयर कर रहे हो तो किस चीज़ का कर रहे हो, ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से, देखो अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो हिज वॉइस इज स्वीटर देन आई। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए कि उसकी जो वॉइस है वो स्वीट है, ज़्यादा स्वीट है, किससे? मुझसे, ठीक है। मेरी आवाज़ तो ख़राब हो रखी है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, तो ध्यान दे, कोई नहीं, समझ में आना चाहिए बस। हिज वॉइस इज स्वीटर देन आई, उसकी जो वॉइस है वो स्वीट है, किससे स्वीट है? मुझसे स्वीट है। तो क्या मैं उसकी वॉइस का कंपेयर किससे? आई से कर सकता हूँ? क्या मैं उसकी वॉइस का कंपेयर आई से कर सकता हूँ? मतलब उसकी वॉइस स्वीट है, कुछ से? मुझसे? मुझसे नहीं, किससे होगा? मेरी वॉइस से, माई वॉइस। देखो कंपेयर करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि कंपेयर कर किसका रहे हो। आप वॉइस का कंपेयर कर रहे हो तो आपको वॉइस के साथ ही करना पड़ेगा। ये वीडियो के शुरुआत में बताया था कि इनकी कैटेगरी सेम होनी चाहिए। आप वॉइस का कंपेयर कर रहे हो, उसकी वॉइस का मेरी वॉइस के साथ कंपेयर किया जाएगा। तो मेरी वॉइस को मैं किस किस तरीके से लिख सकता हूँ, आपको इस चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा। देखो कैसे कैसे मैं इसके आंसर दे सकता हूँ, जो भी पॉसिबिलिटी बनेगी वो सारे आंसर मैं इसके लिख दूंगा यहाँ पे। जैसे जो माई होता है आई का, वो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव केस है, जिसके साथ आपको हमेशा नाउन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक माइन होता है आपका, वो होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसके साथ आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इंडिपेंडेंटली यूज होगा। इन दोनों का मीनिंग जो है वो सेम मीनिंग रहेगा, ध्यान दे। आई, माई, माइन, माई और माइन जो है वो दोनों पोजीशन को शो करते हैं। माई के साथ हमेशा क्या होता है? नाउन होता है, लेकिन माइन हमेशा इंडिपेंडेंटली यूज होता है, अकेले यूज होता है। इन दोनों का मीनिंग आपका बिल्कुल सही है। अगर मैं माई वॉइस और माइन लिखूं तो ये दोनों इक्वल हैं। क्या है? ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू पॉजेसिव प्रोनाउन, इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल इक्वली यूज होता है। ये चीज़ को हमेशा याद रखना है। तो आप माई वॉइस की जगह पे माइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपके बुक्स के अंदर या बहुत सारे मतलब क्लासेस के अंदर बताया जाता है कि माई वॉइस या माइन, इन दोनों में से कोई भी ठीक होता है, दोनों ठीक होते हैं, ध्यान रखना।
ये अकेला ठीक नहीं होता, ये भी ठीक हो जाता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो आपका आंसर यही रहने वाला है, माइन, न कि माई वॉइस। ठीक है, अब एक तरीका और है, एक तरीके से और क्वेश्चन यूज किया जा सकता है, वो मतलब आंसर दिया जा सकता है। वो तरीका क्या है आपको समझना है उस चीज़ को। देखो, अगर सपोज करो मैं इसको, देखो राम्स हाउस को मैं द हाउस ऑफ राम लिख सकता हूं। इस चीज को ध्यान रखना, राम्स हाउस को मैं द हाउस ऑफ राम लिख सकता हूं। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन ज़्यादातर रेफरेंसेस जो हैं वो राम्स हाउस के आते हैं। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि माई हाउस जो है, मैं उसको द हाउस ऑफ माइन लिख सकता हूँ। सॉरी, देखो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो राम भी ऑब्जेक्टिव केस है और मी भी है। तो माई हाउस इज इक्वल टू द हाउस ऑफ मी, राम्स हाउस इज इक्वल टू द हाउस ऑफ राम। ध्यान रखें, एक तरीका ये भी है कि माई वॉइस द वॉइस ऑफ मी। ठीक है, माइन नहीं होगा, ध्यान रखो। माइन क्या है कि माइन के अंदर ही माई वॉइस है। अब माई वॉइस को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, द वॉइस ऑफ मी। क्या लिख सकता हूं, द वॉइस ऑफ मी लिख सकता हूं। एक तरीका और है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल ही प्रेफरेंसेस में नहीं लिया जाता है। ये तब लिया जाएगा जब आपके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं है, उसके बाद ही आपको ये तरीका लेना है। तो आप यहां पर इसको लिख सकते हैं, द वॉइस ऑफ मी। अब इससे और तरीका बनेगा, देखो वॉइस को मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वॉइस है तो अंडरस्टूड हो जाएगा। वॉइस की जगह पे मैं आपका प्रोनाउन लगा दूंगा डैट, तो डैट ऑफ मी आपका आंसर हो जाएगा। द वॉइस ऑफ मी कभी नहीं मिलेगा आपको ऑप्शन में, अगर मिले तो ये गलत है। तो आपका जो आंसर है वो 3 तरीके से आ सकता है। हिज वॉइस का कंपेयर आप मेरी वॉइस के साथ करेंगे, लेकिन मेरी वॉइस को मैं कैसे बताऊं? मेरी वॉइस को पहला तरीका, आसान तरीका, माई वॉइस लिख दिया जाए, या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन जैसे माइन जो होता है वो माइन एक ही चीज़ होती है, माई वॉइस इज इक्वल टू माइन, तो आप माइन भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर जो आंसर आता है वो माइन के अंदर ही आता है, न कि इसके अंदर। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके ऑप्शन के अंदर माइन नहीं दे रखा होता, माई वॉइस नहीं दे रखा होता है, तब आपको इस तरीके से यूज करना होता है, डैट ऑफ मी, नॉट डैट ऑफ माइन। ध्यान रखना, डैट ऑफ मी। और ये बना कैसे है? ये बना इस तरीके से, जैसे राम्स हाउस को द हाउस ऑफ राम लिखा जा सकता है, तो आपको माई हाउस को भी द हाउस ऑफ मी लिखा जा सकता है। अब प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ध्यान रखें मी नहीं, माई नहीं आएगा, मी आएगा। माई अकेला नहीं आ सकता, उसको नाउन में यूज करना पड़ता है, नाउन के साथ यूज करना पड़ता है। माइन अकेला यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं कंपैरिजन बेस के ऊपर, तो जब भी कंपैरिजन अगर करना हो तो आज की जो वीडियो के अंदर है मैं कंपैरिजन इतना ही करवाऊंगा आपको। हालांकि कंपैरिजन के लिए एक क्लास और आपकी लगेगी, अगली नेक्स्ट क्लास के लिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और अगली क्लास आप आसानी से देख पाएँ और कंपैरिजन बेसिस पे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इजीली क्रैक कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।